वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर सेकंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने हाईलाइट कर दिया, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा क्योंकि जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स में। कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आल्सो मेंशन द लिमिट ऑफ दीज राइट्स। तो इस चैप्टर में पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, याद रख लेना, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट। ठीक है, पार्ट वन में टेरिटरी आती है, पार्ट टू में सिटीजनशिप, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट। TCFDU, एक ट्रिक बता रहा हूँ। टेरिटरी, TC, टिकट कलेक्टर से TC क्या था हमारा? फद्दू था। FDU फद्दू। फंडामेंटल राइट थर्ड में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फोर्थ में, यूनियन फिफ्थ में। फिर आगे भी ट्रिक बताएंगे, आगे भी करेंगे। तो TCFDU ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में करेंगे, जिसका कि हमें ये पता चल गया कि पार्ट थर्ड में है। ठीक है, और उसके लिमिट्स भी क्या है हमारे राइट्स के। ठीक है, तो इन दिस पास्ट, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल नो। तो हम क्या जान पाएंगे? व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट, कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, ये राइट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्ले इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग दीज राइट्स, तो ये जुडिशरी का क्या रोल है इन राइट्स के रिगार्डिंग। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब DPSP पार्ट फोर्थ में आता है। TC फिर ट्रिक याद करिए, TCFDU। TC हमारा क्या था? फद्दू, टिकट कलेक्टर हमारा फद्दू। टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स थर्ड में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फोर्थ में। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी पता करेंगे। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एशियंस गेम का एग्जांपल एक दे रखा है कि भाई एशियंस गेम में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी। ठीक है, तो वहाँ पे कोर्स बीच में आता है और उनको सैलरी वगैरह अच्छे से दिलवाती है, और उनकी वेजेस वगैरह बहुत कम मिल रही थी उनको। तो वहाँ पे कोर्ट्स वगैरह आते हैं, कोर्ट बीच में आके वेजेस को कंप्लीट करवाता है, उनकी वेजेस को जितनी कम थी उतनी वेजेस दिलवाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? ठीक है, तो ये अमाउंट टू द बेगर और फोर्स्ड लेबर का काम था, विच इज़ अ वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो एक यहाँ पे ये किसका फंडामेंटल, किस लॉ का वोलेशन हो रहा था? फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा था। और कौन सा फंडामेंटल राइट का? फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। तो एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा था वर्कर्स का। ठीक है, और कोर्ट ने यहाँ पे प्ली एक्सेप्ट की एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस ऑफ देयर वर्क। अब कोर्ट क्यों डिसीजन दे पाया? क्योंकि एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कोर्ट भी इससे पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इन्हें, मचाल लाल युंग का। ठीक है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और उनको जो कि एक रेजिडेंट हैं कहीं के भी असम के। ठीक है, तो उनके साथ होता क्या है? उनको अरेस्ट कर लिया जाता है जेल में। ठीक है, और जेल में अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको बोला जाता है कि भाई कि ये वो है कि भाई इनको कंडीशंस ठीक नहीं, इनकी जो मेंटली हेल्थ है, ठीक है, वो अनस्टेबल्स है। ठीक है, और अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया जाता है, तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई ट्रीटेड सक्सेसफुली हो जाता है। और डॉक्टर रोड ट्वाइस टू जेल अथॉरिटी 1967 एंड 1996। देखो कितने गैप में भी लिख रहे हैं, दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, कि भाई ट्रायल के लिए वो रेडी हैं, बट कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी में ही रहते हैं। तो मतलब जुडिशियल कस्टडी में जब तक ट्रायल नहीं होती, जब तक उनको मतलब आज़ादी नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। तो फिर ले क्या हुआ, बाद में रिलीज किया 2005 में। और जब उसकी लाइफ एज कितनी हो चुकी थी? 77 ईयर की।
ठीक है। तो मतलब एक 23 साल का लड़का था, वो 77 ईयर की एज में बाहर निकला, ठीक है, और 54 साल वहाँ पे उसने कस्टडी में निकाल दिए। केस नेवर कम अप फॉर हियरिंग, तो हियरिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। ही वॉज फ्री व्हेन टीम अपॉइंटेड बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बीच में आया, तब उनको मतलब क्या किया गया, फ्री किया गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक वोलेशन हुआ है किसी भी ना किसी फंडामेंटल राइट का, राइट टू फ्रीडम्स का वोलेशन भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन वोलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इन फंडामेंटल राइट्स में के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजनशिप टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो लिबर्टी यहाँ पे किसकी चली गई थी, यूंग की लिबर्टी चली गई थी, माइकल लाल यूंग की लिबर्टी चली गई थी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इस टाइप के एग्जांपल हमें काफ़ी मिलेंगे कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे ब्रीच किया गया है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। बिल ऑफ राइट, अब बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स, तो डेमोक्रेसी में एक इंश्योर होता किया जाता है कि हर किसी के पास राइट्स होने चाहिए, बिना राइट्स के आप डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, और गवर्नमेंट्स उनको राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने चाहिए। देयरफॉर इट इज़ ऑफन प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू लिस्ट द राइट, और इसलिए जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी उनमें राइट्स की लिस्ट होगी जो कि प्रैक्टिस की जाती है वहाँ पे इन द कॉन्स्टिट्यूशंस के, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। सच ए लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है, कमिटी हैड डिमांडेड द बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी फंडामेंटल राइट्स की। तो हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से हैं। अब देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो अदर राइट्स उनसे अलग होते हैं। वाइल ऑर्डनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डनरी लॉ, जो ऑर्डनरी लीगल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डनरी लॉज के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। फंडामेंटल आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लेकिन फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डनरी राइट में भी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ऑर्डनरी लॉ को चेंज कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग के द्वारा, बट फंडामेंटल राइट्स में ओनली भी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब देखिए अमेंडिंग क्या होता है, एक आर्टिकल है 368, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को ही तहस नहस कर दें, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब जो बेस है वो ही चेंज करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस को उस इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, तो भाई अब ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच किया गया है या नहीं। अब मान लो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोल रहे कि भाई इस आर्टिकल को ख़त्म कर दें, ठीक है, अमेंडमेंट करके ख़त्म कर दिया। तो अब ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा या नहीं आएगा, वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा ही, ठीक है। कोर्ट इसका डिसाइड करेगा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो इस वो लॉ को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन मैनर दैट वॉयलेट्स देम, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इनको वॉयलेट नहीं कर सकती। एज वी शैल स्टडी बिलो इन दिस चैप्टर, जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द वॉयलेशन ऑफ एक्शन ऑफ द, तो जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की एक्शन है उनसे प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल बिल ऑफ राइट्स भी देख सकते हैं, ये कब आया था 1996 में दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप नज़र, चाइल्ड राइट्स हो गए, ठीक है, लगभग सेम से हैं जैसे इंडिया के राइट्स वगैरह दे रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी पे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए राइट टू इक्वालिटी में आता क्या क्या,
अब देखिए मैंने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको मैंने अलग अलग कलर कर दिया है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी। अब इक्वलिटी क्या होती है? जहाँ पे सबको इक्वलिटी का दर्जा मिले, जहाँ पे सब इक्वल हो, जैसे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में आता है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको राइट टू इक्वलिटी, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले देखिए राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट, ये सेकंड राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और थर्ड कहाँ गया? ये रहा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सिक्स्थ। तो 6 हमारे फंडामेंटल राइट हो गए, इनकी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी ट्रिक देखिए, सबसे पहले याद करिए EFERCR, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट, क्या है? राइट टू इक्वलिटी। फिर आ गया सेकंड, राइट टू फ्रीडम्स सेकंड। थर्ड, राइट अगेंस्ट, ये रहा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। फिर से देखिए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल राइट, और फिर आ गया रेमेडीज़, ठीक है। रेमेडीज़ को खाली ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। कल्चरल राइट भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे CR से भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो फिर से देखिए एक बार, E राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फिर आगे E राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, EFERCR, ऐसे याद करिए, EFERCR, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, अब ये देखिए राइट टू इक्वलिटी, यहाँ पे ये आ गया, ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये देखिए राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में है। प्रोहिबिशन, ठीक है, इनके डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन बेस पे, किस किस बेस पे? फर्स्ट रिलीजन, सेकंड रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो 1 2 3 4 5 ये आर्टिकल 15 में आता है। तो आर्टिकल 15 के पीछे क्या लग रहा है? 5। तो इन 5 चीज़ों पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये 5 चीज़ें आपको याद करनी होगी। और इक्वल एसेस टू सोप, होटल, वेल्स, टैंक, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स, सबको इक्वल एसेस मिलेगा जहाँ पे भी होटल्स वगैरह हैं, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मान लो कोई गांव में कुआं है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि एक कास्ट को वहाँ पे अलाउड है और एक कास्ट को अलाउड नहीं है, तो ये यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल 15 का वोलेशन अगर ऐसा है तो। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एनवायरनमेंट, ये आर्टिकल 16 हो गया। एम्प्लॉयमेंट, सॉरी एनवायरनमेंट बोल गया। ये आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, और जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 में ही डाला गया है। अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में मैं पिछले चैप्टर में बात की थी थोड़ी बहुत, तो आर्टिकल 17 में है, और अबॉयलेशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में है। तो ये देखिए EFER में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में आर्टिकल फ्रीडम्स, राइट टू फ्रीडम्स आ गया, ठीक है। आप देखिए फ्रीडम्स में राइट टू फ्रीडम्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आर्टिकल 19 में आता है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, असेंबल पीसफुली, हम इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी जा सकते हैं। कोई पासपोर्ट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन, यूनियंस बना सकते हैं, जैसे हम यूनियंस जो जैसे होते हैं, ठीक है, जो मजदूर यूनियन संघ हो गया, इस टाइप से यूनियन बना सकते हैं। कहीं भी सेटल हो सकते हैं हम, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन भी लगाई हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है आप किसी को गाली दे दोगे, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन दूसरों की फ्रीडम पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस,
और एन कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन या कोई भी हम ऑक्यूपेशंस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो हमें कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हम ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 रिस्पेक्ट इन द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये आर्टिकल 20 में आ गया। मान लो कोई आदमी कन्विक्ट कर दिया गया है फॉर ऑफेंस, किसी भी क्राइम के लिए कोई ऑफेंस किया गया है, उसके लिए पकड़ा गया है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं उसकी, ठीक है। आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 देखिए अब, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। और 21A में एजुकेशन, ये ए लगा है मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 21A में एजुकेशन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, भाई को अरेस्ट कर दिया, 22 में भाई को अरेस्ट कर दिया, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं अब, 22 में भाई को अरेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 19, 20, 21, 22 ये हो गया। 19 से लेके ये 14 से 18 तक था, 19 से लेके 22 तक ये हो गया, क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम्स के अंडर आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ये आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 आ गया। 23 में क्या बोल रहा है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिट है, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग का हम फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। जैसे मैंने एशियंस गेम का जैसे एग्जांपल दिया था, वहाँ पे फोर्स्ड लेबर हो रहा था। आर्टिकल 23 का क्या हो रहा था, वोलेशंस हो रहा था, तो वहाँ पे कोर्ट बीच में आया और आर्टिकल 3 का वोलेशन देख के उन्होंने कोर्ट ने डिसीजन दिया पड़ा, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या है, चिल्ड्रंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हजार्डस जॉब नहीं कर सकते, उनको प्रोहिबिट है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बच्चों को कि भाई वो हजार्डस जॉब नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 24 में है। अब चिल्ड्रन रहता कब तक है, 14 तक, 14 तक का बच्चा होता है, और ये आर्टिकल 24 में 4 ही लगता है, तो ये ऐसे याद कर सकते हो, 4 14 तक का बच्चा 24 आर्टिकल में आता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 22 तक हो गया, 23, 24 ये हो गया, ये हो गया 23, 24, ठीक है। ये हो गया 23, ये 24। अब ये देखिए 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल हैं राइट टू इक्वलिटी में। फिर 19, 20, 21, 22 फिर 5, 4, ठीक है। फिर 5, 4, 2, ठीक है, 23, 24। फिर देखते हैं आगे अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ये हो गया था, कहाँ तक हो गए थे हमारे आर्टिकल, 24 तक, ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन्स। तो कॉन्साइंस होती है हमारी अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा में हम किसी को भी किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे मैं क्रिश्चियंस धर्म को मानूँ, चाहे मैं जूडिज़म को मानूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी फ्रीडम्स है। और मैं उसको प्रोफेस भी कर सकता हूँ, मैं उसको अपनी दिनचर्या में अपना सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, प्रोपगेट भी उसको प्रचार भी कर सकता हूँ ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 में आ गया। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये 26 में आ गया, ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स जो होते हैं उनको मैनेज करने की फ्रीडम्स हैं हमें, ठीक है। फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, ये आर्टिकल 27 में आ गया। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आर्टिकल 28 में आ गया, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भाई जो टैक्स का ये इसमें जैसे आर्टिकल 27 में देखते हैं तो उसका टैक्स का यूज़ नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रमोशन के लिए मतलब रिलीजन के, क्योंकि हमारा देश क्या है, सेकुलर है, तो हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 25, 26, 27, 28 यहाँ पे। फिर कितने आर्टिकल आ गए, 5, 4, 2 सॉरी 4, 2, 4, ठीक है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 28, एक मिनट रुकिए यहाँ पे, हाँ ये हो गया 28। फिर देखिए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 में, लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की जो लैंग्वेज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो 30। तो 29 और 30 फिर 2 आर्टिकल आ गए। तो इसकी भी देखो ट्रिक बनती दिख रही है आपको, 5, 4, 2, 4, 2, पहले में 5 है राइट टू इक्वलिटी में। अब फिर वही ट्रिक लगा दीजिए, EFERCR वो एक ही आएगा उसमें, तो रेमेडीज़, ठीक है। तो ये अब सब है, आपको कुछ एक बार वीडियो दोबारा देखिए, ट्रिक दोबारा से याद करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं। स्टेट सेल्फ कन्फर्म नो टाइटल टू ए पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्फ इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, ये देखिए आर्टिकल, ये वाला देखिए, अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या है कि भाई टाइटल्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई किसी को भी जैसे टाइटल यूज़ नहीं कर सकता अपने नाम से पहले, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन, जैसे राजा धीराज ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। स्टेट सेल कन्फर्म कर सकती है स्टेट से मीनिंग होता है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है। अगर पॉलिटी में आपको स्टेट लिखा मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य से, ठीक है। स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है। स्टेट सेल कन्फर्म नो टाइटल ऑन ए पर्सन, किसी भी पर्सन को टाइटल एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देन सेल्फ, जो मिलिट्री से रिलेटेड है और या एकेडमिक फील्ड में है, जैसे एजुकेशनल फील्ड में कोई टाइटल उसने प्राप्त किया है, ठीक है। जैसे मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, मेजर कोई राठौड़ हो गया, ठीक है, तो मेजर्स हो गए, ये सब यूज कर सकते हैं टाइटल्स को, ठीक है। और एकेडमिक फील्ड से जैसे डॉक्टर हो गए, तो ऐसे टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते दीन बंधु, राजा धीराज, ठीक है, श्री श्री 1008, तो इस टाइप से टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है, अगर कोई यूज़ कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या है, वो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू अबॉलिशन, सॉरी, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का वो राइट, फंडामेंटल राइट्स है, उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि आर्टिकल 15 में बताया था 5 आता है, तो 5 चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में मैंने बताया था कि भाई जॉब के बेस पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए, ठीक। आर्टिकल 16 का क्लोज 4, ये क्लोज बोलते हैं इसको। नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल्फ प्रिवेंट, को इस आर्टिकल में प्रिवेंट नहीं कर सकता स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस, ठीक है। तो कोई भी प्रोविजंस बना सकता है स्टेट, मतलब मैंने बताया था गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। किसी भी सिटीजन्स के लिए कोई रिजर्वेशंस दे सकता है, प्रोविजंस बना सकता है स्टेट, ठीक है। बैकवर्ड क्लास विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, जो कि किसके ओपिनियन में, स्टेट के ओपिनियन में बैकवर्ड क्लास है। इट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट, ठीक है, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विस में अंडर द स्टेट, मतलब अंडर द गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 16 उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 16 दे एक तरफ आप देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन वहीं पे रिजर्वेशन दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को, कि भाई गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है किसी भी उसको। तो यहीं पे क्या है कि उसको रोक भी नहीं सकता रिजर्वेशन देने से, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 का क्लोज 4 से, जहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, आर्टिकल 16 में क्लोज 4 है, वहाँ से रिजर्वेशन प्राप्त होता है, जो हमारे मतलब भाई हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है। In fact, Article 16 Clause 4 of the Constitution explicitly clarifies that policy like reservation will not be seen as violation of the right to equalities। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 16 का क्लोज 4 क्या कहना चाहता है कि अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो वोलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी नहीं है वो, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, मतलब वो मिल गया कि यहाँ से क्लोज बाय क्लोज डाल दिया गया है, ठीक है, कि भाई यहाँ से अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू इक्वलिटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अब आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप सोच रहे होगे फांसी की सज़ा तो मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ उसकी कैसे हुई, लेकिन लास्ट में देखिए एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग कोई प्रोसीजर बना हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि किसी की लाइफ हम ले सकते हैं, उसकी लाइफ के प्रोटेक्शंस आर्टिकल 21 उस पर लागू नहीं होगा। तो आप कोई भी आर्टिकल देखोगे उस पर कोई ना कोई एक्सेप्शंस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एक लहरी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ मिलेगा नीचे, ये देखिए यहाँ से
I feel that many of the fundamental rights have been framed from the point of view of पुलिस कांस्टेबल. पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये सोमनाथ लहरी बोल रहे हैं. यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फॉलोड बाय ए प्रोविसो. ठीक है, तो प्रोविसो का मतलब कोई भी आर्टिकल है उसको एक प्रोविसो बना हुआ है, मतलब कोई ना कोई मतलब ऐसा, जैसे आर्टिकल 16 का क्लोज 4 देखा, वो क्या है, एक प्रोविसो है उस आर्टिकल का कि उसको हम कोई ना कोई मतलब उसका एक स्टॉप करने का, मतलब उसको कम्प्लीटली फॉलो हम नहीं कर सकते, तो उसका एक प्रोविसो बना हुआ है. ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाय ए प्रोविसो. ठीक है, तो हर एक आर्टिकल एक प्रोविसो के द्वारा फॉलो किया जाता है. वी टेक अवे द राइट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, जो कि हमारे राइट्स हैं उनको छीन भी लेता है. ठीक है, तो ये हमारे सोमनाथ लहरी, जो कि वॉल्यूम 3 डिबेट्स में दिखाया गया है. 29 अप्रैल 1947 को डिबेट्स की होगी उन्होंने. तो ये उस टाइप से हैं, प्रोविसो के बारे में बोल रहे हैं. तो एक प्रोविसो ही है ये सब हमारे लिए. अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी में मैंने इतना हाईलाइट किया है. ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी ये है. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम्स. ठीक है, अब EF फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम्स. तो राइट टू इक्वलिटी में जैसे मैंने बताया वो आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे. जैसे आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर्टिकल 15 में 5 आ रहा है, तो 5 चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस. ठीक है, इन चीज़ों पे. आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब. ठीक है, आर्टिकल 70 में अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. तो ये हम थोड़ा थोड़ा मैंने आपको वहीं बता दिया था. ठीक है, और आगे हम जो जैसा और डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटी को, तो इनके डिटेल स्टडी और हम ज़्यादा करेंगे. अब है राइट टू फ्रीडम्स. ठीक है, तो आर्टिकल 19 इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी आर द टू राइट. ये दो राइट्स हैं, इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी. दो राइट है डेट आर मोस्ट एसेंशियल टू ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए मोस्ट एसेंशियल हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर. ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ होगी. अगर फ्रीडम नहीं है तो इक्वलिटी नहीं होगी, और इक्वलिटी नहीं है तो फ्रीडम हो ही नहीं सकती. लिबर्टी मीन्स freedom of thought, expression and action. However, it does not mean the freedom of to do anything that one desires or like. तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम फ्रीडम मिल गई तो हम कुछ भी करें, जैसे तोड़ फोड़ मचाएं, किसी की गाड़ी तोड़ दें. If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. ठीक है, therefore freedom are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening the freedom of other. तो enjoy करना है फ्रीडम को, लेकिन दूसरों की फ्रीडम को थ्रेटनिंग नहीं करना. विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर एंड सिचुएशंस. ठीक है, ऑर्डर सिचुएशंस. ठीक है, एंडेंजरिंग नहीं करना हमें लॉ को, किसी की फ्रीडम को थ्रेटनिंग नहीं करना, मतलब किसी ये नहीं है हम इंजॉय करने के चक्कर में दूसरों को परेशान करें. ठीक है, हमारे फ्रीडम्स मिली हुई है तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो हम इनकी इज्जत करें. ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम्स में आइए आगे. ठीक है, और आर्टिकल 20 में क्या आता है, जैसे कोई जेल में चला गया, ज़्यादा डिटेल्स में बता नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ. आर्टिकल 20 में क्या होता है, जैसे जेल में चला गया तो उसके क्या क्या अधिकार हैं. ठीक है, तो उसको ये पूछने का अधिकार है कि भाई मुझे क्यों जेल में डाला गया है, मेरा क्या क्राइम्स है. ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी. आर्टिकल 21 में आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी. ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी के बारे में अभी मैंने आर्टिकल 21 के बारे में थोड़ा पढ़ा भी था, यहाँ पे चर्चा की थी. तो आर्टिकल 21 को आप समझ गए होंगे. नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ. उसकी लाइफ को हम छीन नहीं सकते बाय द प्रोसीजर एंड लेड डाउन अंडर द लॉ. सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज हर पर्सनल लिबर्टी. और उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी, पर्सनल आज़ादी को भी नहीं छीन सकते हम. डेट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट. किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते बिना उसको ये बताए कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है. इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ टू राइट टू डिफाइंड हिमसेल्फ बाई ए लॉयर्स. वो अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसको लॉयर बुलाने का अधिकार है. और पुलिस की ये भी मैंडेटरी है कि पुलिस
24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करे उस जिसको अरेस्ट किया गया है। द मैजिस्ट्रेट वाई हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्ट और नॉट। तो ये जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड है नहीं, तो वो जज डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 वगैरह में आता है, आर्टिकल 21 में आता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशंस भी प्रिवेंटिव पकड़ने के भी दो तरीके होते हैं आपके इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में समझाया गया। एक तो तब पुनिटिव डिटेंशंस। पुनिटिव डिटेंशन होता है जब कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसने ये क्राइम किया है, कोर्ट में वो सबूत नहीं के पेश कर पाया, तो कोर्ट ने बोल दिया भाई 5 साल की सज़ा दो इसको। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशंस, PUNITIVE, पुनिटिव डिटेंशन। ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आगे के चैप्टर में पढ़ाऊँगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्री मतलब पहले। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट फील दैट पर्सन, ये देखिए, नहीं तो गवर्नमेंट फील्स दैट पर्सन कैन बी थ्रेटन टू लॉ, अगर वो किसी लॉ के लिए थ्रेट एंड ऑर्डर और द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस, तो नेशंस की सिक्योरिटी के लिए खतरा लगा कोई आदमी, तो इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंड मैक्सिमम 3 मंथ के लिए एक्सटेंड उसको कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ सच ए केस इज बोट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू, और उस केस को फिर एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाएगा रिव्यू के लिए। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ये थोड़ा सा मतलब इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ भी कर सकते हैं पुलिस वाले। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को ये बोल के अरेस्ट कर लेते हैं कई बार कि भाई ये हमारे देश की या नेशनल सिक्योरिटी के लिए या किसी गांव की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। देयर इज ए क्लियर टेंशन बिटवीन राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजंस फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये हमारे राइट्स के बीच में टेंशन बनाता है कि राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन वहीं पे प्रिवेंटिव डिटेंशन से एक ऐसा वो डाल रखा है जहाँ पे कि वो पर्सनल लिबर्टी को मतलब ब्रीच कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं तो पर्सनल लिबर्टी को ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन इसको वही बात है ना, एक्सेप्शंस किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है तो वही एक्सेप्शन हो गया। अब ये हम यहीं तक करते हैं। अब मैंने देखी दो आर्टिकल, राइट टू इक्वलिटी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स नहीं बोल सकते हम, राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं हम थोड़ा बहुत, और राइट टू फ्रीडम्स के बारे में ये 2 आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी इनको और डिटेल्स में हम कभी आगे के चैप्टर में एम लक्ष्मीकांत करेंगे तब करेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी ये 2 आर्टिकल कर चुके हैं। EFE, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, ER, ठीक है, राइट ऑफ रिलीजन। ठीक है, CR कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और CR रेमेडीज़, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको इसको PDF चाहिए, ठीक है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे स्टडी एंड लर्न पॉइंट को सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, और वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सर हमें ये SLP नाम से मिलेगा कि हमें PDF चाहिए। ठीक है, तो हाईलाइटेड PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।